साइंस में हम लोग को सब लोग को पता है कि साइंस में 3 चीजें पढ़नी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या, फिजिक्स। और फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 1 फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के बारे में हम लोग पीछे की क्लास में 8 में भी थोड़ा सा पढ़े हैं, 9th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़े हैं, और अब 10th क्लास में भी प्रकाश के बारे में पढ़ना। सबसे पहले तो जानना है कि प्रकाश होती क्या है प्रकाश। क्लास 8 9th में थोड़ा थोड़ा बात जाने ना, प्रकाश से परिचित हुए ना कि प्रकाश एक प्रकार का माध्यम क्या है, माध्यम है। जिन माध्यमों की सहायता से हम लोग कहीं भी किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते, यानी कि प्रकाश की मदद से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। हमें किसी भी वस्तु को देखने में जो मदद करने वाला कारक है वह कारक प्रकाश है। तो हम लोग के क्लास 10th की जो फिजिक्स है इसमें जो पहला चैप्टर बनाया गया है वह प्रकाश का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, ऑफ लाइट मतलब किसका, प्रकाश का। अब रिफ्लेक्शन किस किस चीज का होता, तो कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ जो एक के सतह से जाकर टकरा कर फिर से जब वापस लौट जाता है तो वही घटना कहलाता है रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन। परावर्तन में हम लोग कोई वस्तु, जैसे बचपन में गेंद से खेलते थे, गेंद को पकड़ करके किसी दीवार में जब मारते हैं ऐसे करके, तो वह दीवार की सतह से टकरा कर फिर से पुनः वापस अपनी ही दिशा में आ जाता है, तो वह कहलाया क्या, गेंद का परावर्तन। सेम इसी तरह से कभी कभी ऐसा भी महसूस किए हैं कि हम लोग जो बोलते हैं, जो हमारा साउंड है, ध्वनि है जो निकलता है, या किसी बड़े चट्टान या बड़े भवन से टकराता है तो फिर वह भी वहां से लौट करके वापस आ जाता है। तो साउंड को यानी कि ध्वनि को किसी सतह से टकरा कर लौटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। कभी कभी गांव समाज में ऐसा नहीं देखे हैं, कहीं शादी का कार्यक्रम होता है तो जो बाजा बजता है, जो गाना होता है, वह किसी ऊंचे भवन से टकरा करके इधर गाना बज रहा है और लया क्या कि इधर से गाना का आवाज आ रहा है। वहां पर क्या होता है, ध्वनि का किसी ऊंचे भवन से टकरा करके परावर्तन होता है, वह वापस लौटता है। वास्तव में वह ध्वनि बज रहा है हमारे उत्तर दिशा की ओर, लेकिन सुनाई देगा कि बज रहा है किधर, दक्षिण दिशा की ओर। काहे, उत्तर से वह ध्वनि दक्षिण की ओर जाता है और दक्षिण में किसी महल से, भवन से, चट्टान से टकरा कर फिर वह वापस उत्तर की ओर आता है, तब बीच में जो व्यक्ति है उसे महसूस होता है क्या कि आवाज दक्षिण से आ रहा है, जबकि वास्तविक में आवाज, ओरिजिनल आवाज किधर से आ रहा है, उत्तर से। तो यहाँ पर घटना क्या हुई, ध्वनि का परावर्तन। सेम इसी तरह से प्रकाश का भी परावर्तन होता है। तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ होता है, किस चीज से होता है, चिकने सतह से होता है। और चिकने सतह में सबसे अच्छा चिकना सतह क्या होता है, दर्पण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अपने गांव की भाषा में आईना बोलते हैं। आईना में अपना चेहरा देखते हैं ना, तो वही आईना को ही दर्पण कहा जाता है। और इस दर्पण के माध्यम से जो प्रकाश का परावर्तन होता है उस घटना को भी हम लोग देखे हुए, बचपन से खेलते आए हैं। कभी कभी क्या होता है, आईना बड़ा सा ले लेते हैं, आईना का छोटा सा टुकड़ा, प्रकाश सीधे आईना पर आता है और हम लोग वहां से क्या करते हैं, चमकाते हैं, किसी दूसरे दिशा में प्रकाश को भेजते हैं। बचपन में खेलते थे ना, कोई दूसरे दोस्त होता है, उसके आंखों पर सूरज की प्रकाश को क्या करते हैं, आईना के माध्यम से उसके आंखों पर चमकाते हैं। मतलब यह एक प्रकार का खेल है, लेकिन बचपन में हम लोग खेलते थे। आज उस खेल को वास्तविक में जानते हैं कि वह किस प्रकार का खेल है और वैसा होता था, तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे यही कारण है कि वह प्रकाश से संबंधित एक घटना थी, जो घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। वही परावर्तन की घटना के कारण प्रकाश आती है आईना पे, दर्पण पे, और फिर यहाँ से टकरा करके फिर दूसरे दिशा में चला जाता है।
तो यह घटना पूरा क्या कहलाया? प्रकाश का परावर्तन। मुख्य रूप से चैप्टर में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक परिचय और देख लेते हैं ताकि चैप्टर को पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो, अच्छा से समझ में आए। वह बेसिक परिचय को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले छोटी बात यह जान लेना है हम लोग को कि प्रकाश क्या है। जब प्रकाश की घटना को पढ़ने के लिए आए, हमारी पुस्तक में, हमारी किताब में जो सबसे पहली घटना बताया गया प्रकाश का परावर्तन, तो आपको बताया कि इस घटना को और बेहतर तरीका से समझेंगे, इससे संबंधित और दूसरी घटना को और अच्छा से समझे, उसके लिए बेसिक पॉइंट जानना जरूरी था। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? तो आपको एक लाइन में बताया, प्रकाश एक माध्यम है ना, माध्यम बताया ना, जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। अब उसे परिभाषा के तौर पर यदि लिखना हो, कभी परीक्षा में आ जाए कि प्रकाश की परिभाषा लिखे, प्रकाश क्या है, उससे आप क्या समझते हैं बताएं, तो उस स्थिति में आपको यह परिभाषा लिखना हो। तो लिखने के लिए तो भाषा चाहिए ना, तो यहाँ पर बताया गया प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। इसी बात को किताब की भाषा में, ये तो हो गई अपनी भाषा, अब किताब की भाषा में जो बनाया गया है उसे हम क्या कहते हैं? दूसरे शब्दों में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। यह ऊर्जा किस रूप में संचारित होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है और इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, प्रकाश ऊर्जा किस रूप में संचारित होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और पता चला कि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य जो होता है वह कितना से कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम। इसे क्या पढ़ा जाएगा? एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो प्रकाश एक माध्यम है, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक तरंग है। कभी कभी एक क्वेश्चन और बनता है तरंग से कि प्रकाश तरंग है तो किस प्रकार का तरंग? तरंग भी होगा दो प्रकार के, एक अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। तो प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किस तरंग के अंतर्गत आता है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अच्छा, किस रूप में प्रकाश संचारित होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। कहे कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो एक छोटी सी बात जान गए प्रकाश क्या है। अब दूसरी बातें देखते हैं, सुनिए। प्रकाश क्या है वो तो जान गए, प्रकाश हमें कहाँ से मिलती और कैसे मिलती? तब प्रकाश किसी न किसी स्रोत से मिलती है। हम लोग भोजन करते हैं ना, तब भोजन का एक स्रोत होता है ना, कहीं ना कहीं से भोजन का उत्पादन होता है ना। तब प्रकाश जो हम लोग के सामने आती है, जो प्रकाश को हम लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं, जो प्रकाश मेरे पास पहुंचती है, वह कहाँ से आती है? कहीं ना कहीं से प्रकाश निकलती है। तो जहाँ से प्रकाश निकलती है, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है, वह वस्तु प्रकाश स्रोत कहलाता है। प्रकाश स्रोत, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है वह वस्तु प्रकाश स्रोत कहलाती है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अच्छा, ये दोनों बातें को अब हम लोग समझेंगे कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है। ऐसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने नहीं बनाया, जो प्राकृतिक चीज है, जिसे प्रकृति ने बनाया है, वैसे प्रकाश स्रोत को हम लोग कहेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे में हम कह सकते हैं सूरज, तारा, एक जुगनू होता है, रात्रि में देखते होंगे
एक छोटा सा कीड़ा की तरह होता है, वह उड़ते रहता है, उसके पीछे से बल्ब जलता है, उसे जुगनू कहा जाता है। तो यह सबको मनुष्य ने बना करके छोड़ रखा है क्या? मानव कभी बनाया है? सूरज को मानव ने बनाया? तारा जुगनू ये सबको मानव ने बनाया? मानव ने नहीं बनाया। यह प्राकृतिक चीजें है, प्रकृति ने इसे बनाया है, इसलिए इसे कहा जाता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। हाँ, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है क्या? विद्युत बल्ब, हम लोग टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च इसे कोई मनुष्यों ने बनाया, वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो जो भी मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ प्रकाश स्रोत है, जिससे प्रकाश निकलती है, तो वह मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाएगा। और जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, जिसे प्रकृति ने बनाया है, जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया हो, वैसे प्रकाश स्रोत को कहा जाता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत समझ में आया? वैसे वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए देखिए, हम लोग अब क्या देख रहे हैं? प्रकाश स्रोत को ऐसे तो समझ लिए, आपको नोट करने के लिए बोर्ड पर सुंदर से नोट कर दिए हैं। इसको क्या करेंगे? वीडियो को रोक करके और खूब बढ़िया से जैसे लिखा हुआ है ऐसे नोट करते चलेंगे, आपको एक सुंदर फ्रेश फेयर तैयार हो जाएगा। हाँ, ऐसा ना है कि लिखने के लिए लिख करके और कॉपी को जमा करके टाल कर लेंगे, एक बड़ा सा फेयर मोटा फेयर तैयार कर लेंगे। वैसे नहीं, फेयर कहाँ तैयार होना चाहिए? दिमाग में जो भी बातें पढ़ाया जाता है उसे अभी क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। कल आपसे एक एक क्वेश्चन बना बना के पूछा जाएगा, नहीं बताने पर फिर पिटाई लगेगी। हाँ, बोर्ड पर जो भी लिखा जाता है किस लिए? आपको एक अच्छा सा सुंदर फेयर तैयार करने के लिए। यह तो बात समझ गए ना? प्रकाश स्रोत क्या है समझ गए ना? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यही बातें यहाँ लिखा भी गया है। जैसे में सूर्य से प्रकाश निकलता है, सूर्य क्या है? प्रकाश स्रोत है। विद्युत बल्ब से प्रकाश निकलती है, विद्युत बल्ब क्या है? प्रकाश स्रोत है। मोमबत्ती से प्रकाश निकलती है कि नहीं? मोमबत्ती भी क्या हो गई? प्रकाश स्रोत हो गई। अब बताया गया कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। समझ गए कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जिसे प्रकृति ने बनाया हो, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने बनाया हो। प्राकृतिक का दिया हुआ प्रकाश स्रोत क्या क्या है? सूर्य हो गया, तारा है, जुगनू है। मानव के द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत विद्युत बल्ब है, मोमबत्ती है, टॉर्च है और बहुत सारा बल्ब जो हम लोग अभी प्रयोग में लाते हैं वह सब मानव के द्वारा बनाया गया है। सब मानव निर्मित ही प्रकाश स्रोत होता है। चलिए अब अगले बिंदु को देखते हैं। दिया गया है प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। अब हम लोग वस्तु की पहचान करते हैं। वस्तु दो प्रकार की, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तु। अच्छा, प्रदीप्त को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को कहा जाता है दीप्तिमान, दीप्तिमान वस्तु, और इसको कहा जाएगा अदीप्तिमान, अदीप्तिमान वस्तु। देखिए ध्यान दीजिए, प्रदीप्त को कहा जाएगा दीप्तिमान और अप्रदीप्त को कहा जाएगा अदीप्तिमान। प्रदीप्त वस्तु को कहा जाएगा दीप्तिमान वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु को अदीप्तिमान वस्तु। अब यह वस्तु किस प्रकार की है? प्रदीप्त का मतलब क्या होता है? वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो तो वो वस्तु कहलाएगी प्रदीप्त वस्तु, और वैसी वस्तु जिससे प्रकाश न निकलता हो अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। बताइए, हमारे हाथों में मार्कर है, इससे प्रकाश निकलेगी क्या? ये कहलाएगी अप्रदीप्त वस्तु। लेकिन यही हमारे हाथ में छोटा सा टॉर्च रहता है, यहाँ से हम लोग बटन दाबते इधर से प्रकाश निकलती, तो यह कहलाता प्रदीप्त वस्तु। मतलब जिन वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे कहा जाएगा प्रदीप्त वस्तु, और जिन वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त का एक और नाम दीप्तिमान, अप्रदीप्त का एक और नाम अदीप्तिमान। तो कभी कभी परीक्षा में आता है अदीप्तिमान वस्तु से आप क्या समझते हैं? क्या लिखेंगे? वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश नहीं निकलता, वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है तो उसे अदीप्तिमान वस्तु कहा जाता है।
जैसे हो गया बेंच हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मार्कर हो गया, कलम है, किताब है, पंखा है, इन सभी वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। तो यह सभी की सभी वस्तुएं अदीप्तिमान, बोले तो अप्रदीप्त वस्तु कहलाती। प्रकाश के प्रकीर्णन को अंग्रेजी में क्या कहा गया? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन। स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन। अब सुनिए, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? इससे क्या समझ में आता है कि प्रकीर्णन की घटना कहाँ होती है, कैसे होती है और इसका क्या उपयोग होता है? प्रकीर्णन से हम लोग क्या फायदा उठाते हैं, समझिए अच्छा से। जब प्रकाश की किरण सूर्य से निकल करके जब पृथ्वी पर आती है तो वायुमंडल में, जो हमारा वायुमंडल है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे धूलकण हैं, उस धूलकण से टकराती है। तो जब वह धूलकण से टकराती है ना, तो वह धूलकण क्या करती है? प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर अपने अंदर रख लेती है, अब बाकी को छोड़ देती है। तब बाकी प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है, लेकिन कुछ प्रकाश जो छोटे छोटे धूलकण है वह ऑब्जर्व कर लेती है, अपने पास अवशोषित कर लेती है। इस बात को एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? छोटे छोटे धूलकण वह काम करता है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको बता दे, एक छोटा सा कपड़ा, रुमाल को भिंगा दे, यानी कि धोते हैं हम लोग, तो कहीं ऊपर रख देते हैं। सूर्य से जब प्रकाश की किरण आती है तो उस रुमाल पर पड़ती है, तो वहां से वह रुमाल क्या करती है? कुछ किरण को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और बाकी किरण को पृथ्वी पर नीचे आने देती है। वह अवशोषित नहीं करती तो उसमें वाष्पीकरण की घटना नहीं होती, और वाष्पीकरण नहीं होता तो वह रुमाल सूख नहीं पाती। तो जिस तरह से एक भींगा हुआ कपड़ा प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, सेम उसी प्रकार से जितने भी धूलकण हमारे वायुमंडल में हैं, वह सभी कण कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और बाकी प्रकाश को पृथ्वी तक आने देती है। और जो अवशोषित करके अपने पास रखी है ना, उसे फिर कुछ समय के बाद वह क्या कर देती है? विकिरित कर देती है, छोड़ देती है। वह ऊर्जा फिर से वायुमंडल में मिलकर के पृथ्वी पर आ जाती है। तो यह पूरी घटना कहलाई प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब प्रकाश की कुछ ऊर्जा को धूलकण अपने पास रख ली, फिर कुछ देर के बाद उसे छोड़ दी, तो यह घटना कहलाया प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसी घटना के कारण प्रकाश क्या हो गए? प्रकीर्णित हो गए। प्रकीर्णित मतलब कि वह फैल गए। ऐसे जब प्रकाश एक स्रोत से, यानी कि सूर्य से जब ये निकल करके यह प्रकाश पृथ्वी तक आती है, इस तरह से चारों तरफ फैलती है, तो सब लोग को पता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। तो यहाँ से जो रेखा, सीधी रेखा में जो प्रकाश की किरण आई पृथ्वी तक, यह सब सीधे के सीधे आ गई। बहुत सारी प्रकाश की किरण आई, लेकिन जब यह सभी किरण को धूलकण फैलाती है, विकिरित करती है, चारों तरफ फैला देती है, तब उस स्थिति में यह प्रकाश क्या होता है? सभी जगह पृथ्वी पर फैल जाता है। और इससे लाभ क्या होता है? इससे लाभ यह होता है कि हम लोग दिन के समय में कहीं ऐसे अंधेरे में रखे हुए वस्तु को भी देख लेते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता है, वहां पर भी प्रकाश जाता है। कैसी प्रकाश? प्रकीर्णित प्रकाश। जैसे हम लोग एक रूम में, कमरा जब बंद है, चारों तरफ से दीवार है, तो दिन के समय में तो वहां पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं जा रहा है, ऊपर से छत और साइड से दीवार सब सूर्य की प्रकाश को अंदर आने से रोक रहा है। लेकिन उस समय क्या होता है कि उस छत और उस दीवार के ऊपर, उसके बाहर जो भी धूलकण है, जो प्रकाश की किरण को ऑब्जर्व करके रखी थी, वह फिर उसे क्या कर देती है? विकिरित कर देती है, फैला देती है, प्रकीर्णित कर देती है। तो वही प्रकीर्णित प्रकाश क्या होता है? उस छत और उस दीवार के अंदर इस सब तरह आकर के फैल जाती है, जिसके कारण हम लोग उसके अंदर की वस्तु को भी आसानी से देख पाते हैं, उस जगह की वस्तु को भी देख पाते हैं जिस जगह पे सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पहुंच पाता। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा
वैसे स्थान जहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पहुँच पाता है, उस स्थान की वस्तु को हम लोग देखते हैं प्रकाश की किस घटना के कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कौन सा प्रकाश वहाँ पर पहुँचता है? प्रकीर्णित प्रकाश। जहाँ पर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर प्रकीर्णित प्रकाश पहुँचता है, और उसी प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम लोग उस वस्तु को भी आसानी से देख पाते हैं। तो यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाया। आप इसे नोट करिए कॉपी में, और फिर इसके आगे के टॉपिक को हम लोग अभी पढ़ेंगे। 10 मिनट हो गया।